ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी एजुटेरिया एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक लाया गया है, जो एमसीक्यू फॉर्म में है, जिसका नाम कि ऑल आउट है। इसके तहत हम लोग क्लास 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 7 को देखेंगे। क्लास 7 में लगभग जो कि हिस्ट्री का है, इसमें क्लास 7 में हम लोग देखेंगे जो इस प्रकार से है। चैप्टर 1 में प्रारंभिक कथन एवं हजारों वर्ष से हुए परिवर्तन की पड़ताल। चैप्टर 2 में है राजा और उसके राज्य। चैप्टर 3 में हो जाएंगे 12वीं से 15वीं शताब्दी। चैप्टर 4 में हो जाएगा मुग़ल। चैप्टर 5 में हो जाएगा जाति जनजातियाँ, खाना बदोश एवं और एक जगह बसे हुए समुदाय। चैप्टर 6 में हो जाएगा ईश्वर का अनुराग। चैप्टर 7 में हो जाएगा क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। और चैप्टर 8 में हो जाएगा 18वीं शताब्दी में एक राजनीतिक गठन, जो कि इस प्रकार है। हम लोग अब चल लेंगे चैप्टर 1, जो कि दर्शाया गया है प्रारंभिक कथन और हजारों वर्ष से हुए परिवर्तन की पड़ताल। चलिएगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर एक है कि 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन वर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1356 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1356 ईस्वी में। कई बार स्वयं के साथ समय समय पर मूल वृत्तांत की संशोधन करते हुए 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। इसमें दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में इतिहासकारों ने पहली बार वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, इसलिए पुस्तकालय में विशाल संग्रहालय में कहीं दबा पड़ा था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, मध्यकाल में राहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ए में है सूत की कटाई के लिए, 2 में हो जाएगा सिंचाई के लिए, 3 में हो जाएगा एक प्रकार का कर है, और 4 नंबर हो जाएगा रैयत विभाग के लिए। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि सन 700 से लेकर 1750 के बीच हजारों वर्ष की अध्ययन और इतिहासकारों की आगे भारी चुनौती रही है। इसमें मुख्य रूप से इसलिए यह पूरी काल बड़ी पैमाने पर और अनेकों तरह से परिवर्तनशील थे। इसमें कई काल में अलग अलग समय में नई नई प्रौद्योगिकी की दर्शन किए गए हैं, जिसमें कि सिंचाई में रहट, कताई के चरखे और युद्ध के सामग्रियां मिले हैं, जिसमें बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया है। वैसे कि बारूद की इस्तेमाल सर्वप्रथम जो है सो चीन में माना जाता है, और ऐसे आधुनिक भारत में रॉबर्ट बैकन को माना जाता है बारूद का इस्तेमाल की खोजकर्ता। और भारत में जो है सो बाबर के द्वारा शायद बारूद का प्रथम बार उपयोग किया गया था। इसमें इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आए, जिसमें आलू, मक्का, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, ये सब कुछ तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। प्रिंटिंग प्रेस जो कि भारत आए थे पुर्तगालियों के द्वारा। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो कि नए नए विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन सभी काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि इस प्रकार है, जातक कथा का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बौद्ध अनुयायियों से संबंधित था जातक कथा। जातक कथा या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक से का सूत पिटक जिसको कि किसने लिखा था, तो सूत पिटक के लेखक हो जाएंगे आनंद, जो कि भगवान बुद्ध के सबसे निकटतम शिष्य माने जाते थे। इसके अंतर्गत खुद्दक निकाय, इसका एक भाग है खुद्दक निकाय, जिसमें कथाओं में भगवान बुद्ध के कथाएं हैं जो कि मान्य है और खुद गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए हैं। इस हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जातक कथा गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद उनके शिष्यों के द्वारा कही गई है। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियाँ जातक कहानियों में से एक है, जिसमें कि 600 कहानियाँ संग्रह की गई है। यह ईस्वी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है और कथाओं के मनोरंजन के माध्यम नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमियों को क्या कहा जाता था, तो इसका हो जाएगा बेल्ला। दक्षिण कृषि जमींदारों की एक विशिष्ट वर्ग था, जिसके संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था के अभिजात वर्ग का गठन किया गया था, जिसमें दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र के भूस्वामियों को बेल्ला, साधारण हलवाहे को उनवार और भूमिहीन मजदूरों को दास या कडेरियार या आदिमई कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय युद्ध के रूप में किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य के सामंत हुआ करते थे। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, दक्कन के राष्ट्रकूट की शुरुआत में चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपनी चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराकर हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने की गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तब उस अनुष्ठान में ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता है। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता है, तो यह माना जाता है कि जो याजक या जन्मा क्षत्रिय न होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गंगाई कोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस शासक ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। और एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है, राजराज तथा राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगाई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से सबसे चमत्कारी माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथन के बारे में विचार करें, तो इसका प्रथम कथन हो जाएगा,
कि चोल काल के किसान बस्तियों को उड़ कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत ही समृद्ध था। तो इसका सही आंसर एक सही हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन है, गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करते थे और कर वसूली जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। तो इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है कि किसान की बस्तियों में जो उड़ कहलाते थे जगह गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने के लिए प्रशासनिक कार्य किया करते थे। उसके बाद 9 नंबर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्यापारियों की संगठन को कहा जाता था। और एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, नगरम पल्लव काल में व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः यह सभा पर धनी और शक्तिशाली भूमि स्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण हुआ करता था, जिसमें कि बहुत सी अस्थायी सभाएं शताब्दी तक काम करती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ शामिल है। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डी, धातु, औजार और आभूषण। इसका आंसर लगभग सभी हो जाएंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, पुरातात्विक पत्थर, ईंट से बनी हुई इमारत, अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्कों से प्राप्त छानबीन और खुदाई भी करते थे। इसमें कुछ पत्थर और पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातुएं भी बनी हुई और कठोर एवं जल्दी नष्ट न होने वाले हुआ करते थे। और पुरातात्विकविद जानवर, चिड़िया और मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं, जिससे कि उन्हें यह जानने में मदद मिलता है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पति की अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं तथा अन्न के दाने, लकड़ियाँ की टुकड़ी जल जाते हैं तो वे जले हुए राख के रूप में बचे रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, जो कि नंबर 11 हो जाएगा, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर था। इसका सही आंसर हो जाएगा इक्ता। 11 नंबर हो जाएगा, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर था, तो इक्ता के बराबर था। 11 नंबर का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। मनसबदारी को अपने वेतन राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था, जिसे जागीर कहा जाता था। कुछ हद तक इक्ता की ही तरह हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासक थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर की। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है कि मिराज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर जो कि आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, इसके अनुसार स्त्री पुरुष के अधीन होना चाहिए तथा रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आती है, इसलिए इसकी शानदार खूबियाँ भी उसे आखिर शामिल क्यों हुआ। और
दूसरा नंबर है, रजिया ने अपनी अभिलेखों और सिक्कों में अंकित करवाया है कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र के काकतीय वंश के राज्य था, जिसमें उस वंश की रानी रुद्रमा देवी की व्यवहार से रजिया के व्यवहार बिल्कुल विपरीत थी। उसमें रुद्रमा देवी अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुष जैसे लिखवाकर अपना पुरुष होने की भ्रम पैदा किया तथा उसने महिला शासक थी। एक और महिला शासक थी जो कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसने कि 980 से लेके 1003 तक उसका शासन रहा, जिसका नाम दीदी या बड़ी बहन भी निकला। जाहिर है कि प्रथा में अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस प्रकार है, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगाए जाने वाली कर को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खराज, जो कि 7वीं क्लास के चैप्टर 3 से है। हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि 7वीं क्लास देखने से देखिए, और इससे पहले अगर आप लोग 6 क्लास के हम लोग 80 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाए हैं, उसमें 3 पार्ट में दिया गया है। अगर उसे नहीं देखे हो तो इसको अवश्य देख ले। क्वेश्चन नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, जब दिल्ली सल्तनत शहरों की दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उसने भूमि की स्वामी और सामंत अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की निर्धारण वसूली के कार्य का राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। अस्थायी सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं को उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया। सल्तनत के प्रशासन में जमीन की पैमाइश की और उसकी हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व की निर्धारण वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और उस समय 3 तरह के कर हुआ करते थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो कि किसान की उपज की लगभग 50% हुआ करती थी, और दूसरी कर मवेशी पर कर, और तीसरी कर घरों पे कर हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस प्रकार है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका 14 नंबर का सही और सटीक आंसर हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान से ट्रांसअक्सियान जो आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया तथा इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों कर दोनों सुल्तानों को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी, जिसमें विशाल संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, जो कि सूर वंश ने दिल्ली में कुल कितने वर्ष तक राज किया था? तो सूर वंश के संस्थापक जो कि शेरशाह सूरी हुआ करते थे, उन्होंने 15 वर्ष तक सूर वंश की शासन चली दिल्ली में। इस काल में कुछ छोटे छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, जिस शासन में बहुत ही कुशल और व्यवस्थित तरीके से चला रहे थे। शेरशाह सूरी जो 1540 से लगे 1545 तक बिहार में अपनी चाचा के
एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में कार्य शुरू किया तथा आगे चलकर उसकी उन्नति की और मुग़ल सम्राट हुमायूं 1530 से 40 और 55-56 तक की चुनौती दी और उन्हें परास्त कर दिया। शेरशाह ने राजवंश स्वयं का अपना राजवंश स्थापित किया जिसे सूर्यवंश कहा जाता था। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष ही शासन की, लेकिन इसका प्रशासन अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि इस प्रकार है मिलान करने के लिए। तो इसका देखिएगा कि फर्रुखसियार का कार्यकाल हो जाता है 1713 से लेकर 1719 के बीच। उसके बाद आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल हो जाता है 1754 से 1759 के बीच। शाह आलम द्वितीय का हो जाता है 1759 से 1806 के बीच। उसके बाद अहमद शाह का हो जाएगा आपको 1748 से 1754 के बीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे जो कि इस प्रकार से है, मुग़ल ने सवाई राजा मानसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी भेंट की थी? तो इसका हो जाएगा आपको कि मालवा की। मुग़ल ने प्रभावशाली राजपूत घरानों की गुजरात, मालवा और के लाभदायक सूबे की सूबेदारी का दावा किया और जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर की राजा को सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दी और 1722 में सवाई को आगरा की भी सूबेदारी दी गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस प्रकार से है, सिख जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, जिसे कि दल खालसा कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में नई योग्य नेता के नेतृत्व में सिखों ने अपनी आप की पहली जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इस जत्थे और मिसलों की संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता था। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिख की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज के कितने प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? 1/5 हिस्सा हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में दल खालसा जो बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इस बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें कि गुरुमत या गुरु की प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों को उसकी उपज के लगभग 20% के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएंगे जो मुगलों के बारे में से कथनों पर विचार कीजिए। माता की ओर से तुर्की की शासक तैमूरलंग के वंशज हुआ करते थे और पिता की ओर से चंगेज खां या मंगोलों के वंशज हुआ करते थे। इन दोनों में से दोनों गलत हैं और बिल्कुल ही गलत हैं। इसका सही आंसर इस प्रकार से है, मुगल दोनों महान वंश के वंशज तो थे। माता की ओर से मंगोलों की शासन चंगेज खां जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, इसके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्क के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, इनके वंशज थे। परंतु मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था कि चंगेज खां से जुड़ी स्मृति सैकड़ों व्यक्तियों की नरसंहार से संबंधित थी, इसलिए। और वहीं स्मृतियाँ मंगोलों की प्रतियोगिताएं उज़्बेकों
की भी संबंधित है। दूसरी तरफ मुगल तैमूर लंग के वंश होने पर गर्व अनुभव करते थे ज़्यादा, इसलिए क्योंकि उनके पूर्वज महान एवं 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, भारत में तोप की पहली बार प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। पानीपत की प्रथम युद्ध जो 1526 में दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें कि इब्राहिम लोदी पानीपत में हार गया और दिल्ली और आगरा पर मुगलों की कब्जा हो गई थी। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलेबारी की पहली बार इस्तेमाल किया गया था, जो कि बाबर के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएंगे कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। तो मुगल की नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, ऑप्शन 1, और ऑप्शन 2 में हो जाएगा इसके पद वेतन के निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर करता था। तो इसका कि दोनों आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 1 दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है, जैसे जैसे साम्राज्य की विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों की सदस्यता को प्रशासन से नियुक्त करना संभव किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन छोटे छोटे समूह के साथ साथ उन्हें शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान और राजपूत, मराठा और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का उपयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जो कि कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था। वेतन की निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया। और दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब के शासन में मनसबदारों की संख्या अत्यधिक हुआ करती थी। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, जो कि व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। अकबर के शासन में इन मनसबदारों की सावधानी पूर्वक आकलन किया गया था। उसकी राजस्व मनसबदारी के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। और स्थिति बदल गई जब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन की बहुत कम हुआ करता था। मनसबदारों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हो गई। यही कारण है कि जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। यह सभी कारणों में जागीरों की संख्या कम हो गई। इसके फलस्वरूप होने में एक कोशिश जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल सके और कर ले सके। इसके शासनकाल के अंतिम वर्ष में औरंगजेब इस परिवर्तन की नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका यही कारण था कि किसान और अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इनके बाद विद्रोह फैल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था
को क्या कहा जाता था? तो इसका कि सही आंसर जब्ती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है। राजस्व अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 वर्ष 1570 से 1580 की कालावधि तक कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक संरक्षण किया और इस आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल की नकद के रूप में राजस्व निश्चित किया। प्रत्येक सूबे, प्रांत और राजस्व मंडलों में बांट दिया तथा प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग अलग सूची बनाए गए और राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्ती व्यवस्था कहा जाता था। जो यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित था जहां पर कि मुगल शासक अधिक भूमि के संरक्षण कर सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, जो कि इस प्रकार है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से, अकबर ने अपनी करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसकी शासनकाल की इतिहास लिखा जाए। तो अबुल फजल ने इतिहास के 3 जिल्दों अर्थात भागों में लिखा था। इसकी शीर्षक अकबरनामा हुआ करती थी। जो पहले जिल्द जो कि भाग हुआ करता था, इसमें लिखा था कि शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर की पूर्वजों का बयान, दूसरे जिल्द में घटनाओं का विवरण और तीसरे जिल्द में आईने अकबरी लिखा था। पहले भाग में अकबर के पूर्वज के बारे में, दूसरे भाग में अकबर के सभी शासन और प्रशासन की विवरण दिया था और तीसरे में जो है सो अकबरनामा अकबर की जीवनी और उसकी भूगोल राजस्व सेना की व्याख्या की थी और उसमें मुगल परंपराओं और संस्कृति की बहुत विस्तृत निर्माण की थी। आईने अकबरी का सब रोचक आयाम है, जिसमें विधि का प्रकार, चीज़, फसल, पैदावार की कीमतों में मजदूरी, राजस्व की संख्या की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इस प्रकार है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो ये हो जाएगा 1586 ईस्वी में। 1586 में 18वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत क्षेत्र राज्य बंगाल का उद्भव हुआ, जो 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक बंगालों पर सुल्तान की शासन रहा, जो कि दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 ईस्वी में अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया और उसे सूबा बना लिया। इस समय शासन की भाषा फारसी हुआ करती थी। बंगाली जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, जो इस प्रकार है, 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में खोखर जनजाति किस क्षेत्र में वास करते थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे, लेकिन किसी एक जनजाति का इलाका का प्रभाव समय के साथ ही बदलता रहता था। कुछ प्रभावशाली जनजाति जो बड़े इलाकों पर नियंत्रण करते थे, जिसमें पंजाब के खोखर जनजाति जो 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक सब बहुत प्रभावशाली रहे। बाद में गख्खर लोग बड़े महत्वपूर्ण हो गए और कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बना लिया और मुल्तान तथा सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिया गया। मुल्तान और सिंध को मुगल द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगहाग और अर्धून अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएंगे। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति
राजा मानसिंह 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चेरों पर। उसके बाद इसका बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था, उसे परास्त कर दिया था, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन पूरी तरह से अधीन नहीं कर बना पाया। औरंगजेब के समय मुगल सेना ने चेरों पर कई किलों पे कब्जा कर लिया, पर इस जनजाति का अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजाति मुंडा और संथाल थे, यद्यपि उड़ीसा और बंगाल भी माने जाते थे। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मध्यकाल में जनजातियों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या हुआ करता था? तो इसका सही ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, जो कि इस प्रकार है। जनजाति में अन्य सामाजिक समूहों की जाति व्यवस्था शामिल होने के कारण। दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विशेषज्ञता प्राप्त शिल्प, चुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई। और क्वेश्चन नंबर 30 जो 35 हो जाएगा, 1565 में आसफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, रानी दुर्गावती, जो कि एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। बड़े राजों की उदय गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उसका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोग गोंड राजाओं के अनुदान से भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली हो गए। गोंड समाज को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा ने गोंड के राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उनके पुत्र दलपत शाह ने महोबा की चंदेल राजा की पुत्री साल वाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। दलपत राय की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपनी 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन का कमाल संभाला और उसी समय राज्य और अधिक विस्तार हुई। लिए 1565 में आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। ज्ञान भारती जीएस ग्रुप का ये एपिसोड समाप्त हुआ। ज्ञान भारती जीएस ग्रुप को देखने के लिए आप सभी श्रोता एवं भाई बंधुओं को धन्यवाद। Yeah.